बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी पर्पल की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद अपने ही सहयोगी लगे रोने। बताएंगे किस तरीके से अपने ही गठबंधन को खरी खोटी सुनाने लगे हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार जनसुराज पार्टी की ओर से अपने 65 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है दोस्तों। बताएंगे कहां से किसे मैदान में उतारा गया है, कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव में बदलाव होकर रहेगा और इस बार परिवर्तन की हवा बिहार में बह रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है दोस्तों। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों की ओर से फैसले लिए जाने शुरू कर दिए गए हैं। एनडीए गठबंधन ने आपसी सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया दोस्तों और 101, 101, 29 और 66 सीटों का एक बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया है दोस्तों। यानी 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों लड़ेगी और बाकी जो 29 सीटें हैं उस पर एलजेपी को लड़वाया जाएगा दोस्तों। और बाकी 6 सीटें जीतन राम मांझी को दी गई है और 6 ही सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। ऐसे में कुशवाहा को केवल 6 सीटें मिली तो उनका भी दर्द दिल से जुबान पर आ चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से पहले कहा गया अपने समर्थकों से कि आंतरिक कुछ स्थिति होती है जिसके कारण इस तरीके के समझौते करने पड़ते हैं, यानी अपने आप पर दबाव की बातें कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। और ये सब इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनकी पार्टी का एक मुस्त पूरी तरीके से विघटन ना हो जाए, यानी पार्टी पूरी तरीके से टूट ना जाए दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोलमोल बातें बताते हुए कह रहे थे कि कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। और अब उपेंद्र कुशवाहा 2 कदम आगे निकलकर मोदी और अमित शाह पर निशाना साधने लगे दोस्तों। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की ओर से पोस्ट करते हुए कहा गया कि आज बादलों ने फिर से साजिश की है, जहां मेरा घर था वहां बारिश की है। अगर फलक को जिद है कि बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की, यानी वो लड़ाई लड़ने का आह्वान कर रहे हैं दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जहां उनका घर है वहीं पर मोदी और शाह बारिश कर रहे हैं, बिजलियां गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया दोस्तों। नाम लेने के लिए आईटी और सीबीआई से लड़ने की हिम्मत चाहिए होती है, शायद उपेंद्र कुशवाहा में वो नहीं था। और यही बड़ा कारण है कि समर्थकों से पहले कुछ कॉम्प्रोमाइज की बातें की जा रही थी और अब वो अमित शाह और मोदी पर निशाना साधने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ कुछ बोलकर उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मिलेगा, जनता उनकी बातें नहीं मानेगी, अगर उनमें हिम्मत है तो मोदी और अमित शाह का साथ छोड़कर मोदी और अमित शाह को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़के दिखाए, तब माना जाए कि वो वहीं पर आसियां बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं जहां पर बीजेपी के लोग बिजली गिरा रहे हैं। वरना तो ये केवल कहावतें हैं दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनकी पार्टी में जो एक जबरदस्त तरीके की फूट होने वाली है और हो सकता है कि एक बहुत बड़ा नेतृत्व पार्टी से निकलकर किसी और पार्टी में चला जाए, उससे बचने के लिए कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उनकी पार्टी के नेता हो या बिहार की कोई जनता हो, सबको पता है कि जनता को कैसे नेता मूर्ख बनाते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उपेंद्र कुशवाहा में अगर हिम्मत नहीं है अपनी पार्टी को अलग करके चुनाव लड़ने की, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अमित शाह के साथ में ये पूरी तरीके से मिले हुए हैं, केवल जनता को आकर बेवकूफ बना रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और जीतन राम मांझी भी उसी रास्ते पर निकले और पहले मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी को कम करके आंका गया है, विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा, यानी एनडीए गठबंधन के खिलाफ बयान दे रहे हैं जीतन राम मांझी दोस्तों। एक और पोस्ट करते हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं पर हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त निराशा है, यानी उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हो गए हैं दोस्तों। आप क्या समझते हैं दोस्तों, क्या कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है? क्योंकि अपने परिवार के लोगों को तो टिकट बांट ही देंगे, उनका बेटा बहू और उनकी समधी चुनाव लड़ेंगे और हम पार्टी के घर के लोगों का जुगाड़ तो हो गया है, 6 सीटों में तो परिवार के लोगों को लड़वा लेंगे। बाकी जो कार्यकर्ता जीतन राम मांझी में उम्मीद देखकर गए थे दोस्तों, उन लोगों को तो एक झुंझुना मिला है। यही बड़ा कारण है कि अब उन कार्यकर्ताओं को साथ में रखने के लिए इस तरीके के भावुक बयान दे रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर जनसुराज पार्टी ने जारी कर दी अपनी दूसरी लिस्ट दोस्तों। पहले लिस्ट में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम आ गए थे, इसके बाद अब 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है दोस्तों। 66 उम्मीदवारों में कई सारी सीटों पर कई सारे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि कटिहार से डॉक्टर गाजी शरीफ को मैदान में उतारा गया है, जबकि कटिहार के कड़वा से डॉक्टर शैयार को मैदान में उतारा गया है। इसी तरीके से कटिहार के बलरामपुर से अशाब आलम को मैदान में उतारा गया है, यानी ज्यादातर जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है, जो सीमांचल का क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है।
प्रशांत किशोर की पार्टी ने, तो इससे महागठबंधन के वोटों पर असर पड़ सकता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखेगा जरूर। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान एससी रिजर्व सीट से शत्रुघ्न पासवान को लड़वा रहे हैं। इसी तरीके से दरभंगा के गौरा बोरम से डॉक्टर इफ्तिकार आलम को चुनाव लड़वाया जा रहा है और दरभंगा की एक और सीट से मुस्लिम उम्मीदवार आमिर हैदर को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि जनसुराज पार्टी के लोग ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चुनाव लड़वा रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसका नुकसान ही होगा, क्योंकि सबको पता है कि मुस्लिम उम्मीदवार जितने ज्यादा एक विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं उतने ज्यादा वोट डिवाइड हो जाते हैं और फायदा एक पार्टी और एक गठबंधन को मिल जाता है। आप लोग इस पूरे मामले पर दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी में एक बड़े अधिकारी की ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी में आईएएस अधिकारी रहे कनन गोपीनाथ की एंट्री हो गई है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के काफी करीब हूं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहा हूं। कनन गोपीनाथ ने 13 अक्टूबर 2025 यानी आज औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली है दोस्तों। ये कदम उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने सार्वजनिक रूप के अनुरूप लिया है। आईएएस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता था, लेकिन सेवा करने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया दोस्तों। और उन्होंने कहा कि अब सेवा नहीं कर सकते आईएएस अधिकारी के तौर पर, तो इसीलिए मैं अपने पोस्ट से इस्तीफा देकर जनता के बीच में उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। आपको बता दें कि कनन गोपीनाथन ने जब 2019 में इस्तीफा दिया था दोस्तों, तो उन्होंने बड़ा कारण बताया था कि वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से धारा 370 कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में हटाया गया, उसे लेकर नाराज है। नागरिकों के अधिकारों का हनन किया गया और लोगों के अधिकारों का हनन किया जाएगा तो फिर देश में लोकतंत्र कैसे होगा। इन्हीं तर्कों के साथ उन्होंने पोस्ट से इस्तीफा दिया। इसके बाद नागरिकों के बीच रहे कई सारे संगठन में उन्होंने काम किया और अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उनकी विचारधारा एक जैसी है। नागरिक अधिकारों के लिए केवल कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, इसीलिए कांग्रेस से दूर रहकर कोई फायदा नहीं है। मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से जो मुलाकात की थी वो भी तस्वीर शेयर की है दोस्तों। और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि इस दौरान कन्हैया कुमार भी मौजूद थे दोस्तों और जिग्नेश मेवाड़ी भी मौजूद थे। यानी सारे युवा नेता धीरे धीरे करके शिफ्ट होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर। और जिन लोगों को भी नागरिक अधिकारों के बारे में चिंता है दोस्तों, वो जरूर कांग्रेस की ओर देखते हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में कनन गोपीनाथन को प्रचार करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी खुद की लोकप्रियता है। खासकर जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि कनन गोपीनाथन कौन है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में एक और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी हैं, जो कहते हैं कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं तब से उनके पास इनकम का कोई सोर्स मौजूद नहीं है, जिसके कारण उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री रहते अपनी इनकम सही से कमा नहीं पा रहा, यानी फिल्में नहीं बना पा रहे, जिस कारण अब वो मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव के मद्देनजर गोपीनाथन को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ दोस्तों ये भी बता दें चलिए कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस तरीके का नतीजा आपको बिहार में लग रहा है। क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन इस बार जबरदस्त तरीके से वापसी करेगा और किस तरीके के समीकरण रहेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेगी, ये जरा लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।